हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट 2023। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो 28 और 29 अक्टूबर को परीक्षा कंडक्ट होनी है पेट 2023 की, उसी को लेकर हम एक प्रैक्टिस सेट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के आपको दिए जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सभी सेगमेंट के क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। इसी को लेकर मैं लगातार यहाँ वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 3 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चौथा वीडियो है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, यहाँ बात की जा रही है कि भूटान से किसकी जो सीमा है वो नहीं लगती। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की लगती है, जबकि मेघालय की यहाँ नहीं लगती है। भारतीय राज्य मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है, ये जो है दूसरी तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, जिसकी सीमा असम और मिजोरम से मिलती है। यह तीन तरफ से, मतलब उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। मतलब विदेशिया जो है बिहार की एक नाट्य कला शैली के अंतर्गत लोक नृत्य मुख्य रूप से यहाँ जो भारतीय राज्य है बिहार में किया जाता है। इस लोक नृत्य की अगर हम बात करें, जो शैली है, इसमें जो नृत्य शैली का जो पिता होता है भिखारी ठाकुर को माना जाता है। इस नृत्य में महिला पात्र की भूमिका भी पुरुष कलाकार ही करते हैं। यानी इसमें जो पुरुष हैं वो महिलाओं का मतलब अंग वस्त्र धारण करके उसके बाद ये जो है विदेशिया जो लोक नृत्य है ये चीज़ ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? यानी कि विश्व में सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगर हम बात करें विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त, 2 जून। फ्रेंड्स, 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा, 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रति जो है वर्ष जो है ये जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी की जो शासकीय परिषद है उसके द्वारा वर्ष 1989 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को, मतलब 11 जुलाई 1990 को प्रथम जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन तो आपसे बार बार पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस किस मनाया जाता है, लेकिन आपसे यह भी पूछ सकता है कि प्रथम जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, तो वो 11/1990 को यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1980, 1959, 1966, 1978। 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, 1966। फ्रेंड्स, एडीबी की अगर हम बात करें स्थापना 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करें, चरम गरीबी के प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश है को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी, डूंगरपुर। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, जैसलमेर को यहाँ गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम जोधपुर को बात करें तो ब्लू सिटी के नाम से जानता है, मतलब जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग, ब्लू सिटी। फ्रेंड्स, लिखने में स्क्रीन पे थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर लेते हैं। जो चीज़ लिखने लायक रहती है उसको हम लिख भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर इंदु आनंद, अरुणिमा सिन्हा, राजदीप सरदेसाई। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये लिखित एक पुस्तक है। इसके अलावा भी कई पुस्तक हैं, जिसमें हम बात करें इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड, इनडोमिटेबल स्पिरिट, माई जर्नी, ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। ये सारी किताबें हैं जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की हैं, जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, 1/10। अनुच्छेद 100 मतलब अनुच्छेद 100 के सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये चीज़ बताया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति जिसको हम लोग कहते हैं, कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका की अगर बात करें तो यही सदस्य की जो है संख्या वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि पायनियर किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल जालान, पी चिदम्बरम। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अगर अग्रदूत की बात करें तो इन्हीं को कहा जाता है। उदारीकरण वर्ष 1991 में जो है ये आया था। इसके संबंध में अगर हम बात करें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री उस समय थे, परिणामतः इस प्रकार से उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, जो कि 1991 में यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग, भारत के प्रधानमंत्री। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय यह जो है जब बजट पेश किया जाता है, मानी जो बजट अवधि होती है उससे पूर्व के आंकड़ों के अनुमान को यह समाविष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? नकद वापसी अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, नकद राजस्व अनुपात, नकद वापसी आरक्षित। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, नकद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म है CRR का, जो RBI का एक टूल्स है, इसके द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात इसको कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे साख नियंत्रण के लिए, मतलब जो क्रेडिट कंट्रोल होता है उसके रूप में यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर, कानपुर में। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंतनगर में। अगर हम बात करें वर्ष 1960 ईस्वी में यह स्थापित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम वर्ष 1972 में बदलकर जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जो पंतनगर उत्तराखंड में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें 60 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1972 में इसका नाम बदलकर जो है जीवी पंत के नाम पर कर दिया गया था, पंतनगर, तब से यह मशहूर है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? फ्रेंड्स योजना आयोग को बदलकर अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो चाहे योजना आयोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तब भी आप प्रधानमंत्री को ही लगाएंगे, अगर नीति आयोग पूछता है तब भी आप प्रधानमंत्री को लगाएंगे। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर भी यहाँ हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग को बनाया गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 को, ये चीज़ 1 जनवरी 2015 को किया गया है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा, कभी कभी डेट भी आपसे पूछता है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। अगर हम बात करें इसके जो आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग की अगर उपाध्यक्ष की बात करें सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं? एनीमोमीटर, वैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। और बैरोमीटर में अगर हम बात करें पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक गिरावट वर्षा की संभावना का संकेत देते हैं, इसीलिए हम लोग इससे नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, घुटनों का जोड़ होता है धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खलिका संधि, विसर्पण संधि। तो अगर हम बात करें 16 का जो है, तो 16 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोर संधि। फ्रेंड्स जोड़ से संबंधित जो घुटने होते हैं इसको हिंग जॉइंट के रूप में हम लोग भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, छाती, बड़ी आंत, अग्नाशय। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 17 का आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ से हो जाए, यानी कि अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? जिंक और सीसा, जस्ता और तांबा, टिन और जस्ता, टिन और सीसा। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। टिन और सीसा को जो है मिलाकर हम लोग सोल्डर बनाते हैं, जिससे धातुओं को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? दीमक, तिलचट्टा, मच्छर, लाल चींटी। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल चींटी द्वारा जो है फार्मिक एसिड यहाँ उत्पन्न किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो यहाँ हम अगर 20 की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के रूप में कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि नीति आयोग नीति निदेशक जो सिद्धांत है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो 21 का अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। वहीं अगर बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, इसमें नीति निदेशक जो दिया गया है वो 36 से 51 तक दिया गया है अनुच्छेद के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत आपका 44 भी आता है। इसमें अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 44 है, ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आता है। वहीं अगर 48 ए की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वहाँ जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? तो 23 की अगर हम बात करें तो 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों का यहाँ विकास किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन यहाँ किया गया था। वर्ष 1971 में वर्ष 1971 में जो है इसका सृजन हुआ था। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1972 के तहत किया गया था। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का यहाँ अध्यक्ष होता है, यानी कि जो गृह मंत्री है वो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत के संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस बी रामास्वामी। अगर हम 24 की तो जस्टिस बी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो 25 की अगर हम बात करें 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक जो गोलिया टैंक है, ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई थी। तो उसी में इसका निर्णय लिया गया था कि इसको कब किया गया था। उसी 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। तो 7 अगस्त 1942 का इसको निर्णय लिया था और जिसमें वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। इस प्रकार से बहुत संशोधन करने के बाद 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। वहीं हम बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारतीय छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। आंदोलन होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कई प्रमुख नेताओं को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 1942 के आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? यंग इंडिया, नवजीवन, स्वराज हिंद, इंडियन ओपिनियन। तो 26 की अगर बात करें 1903 में दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जो है इंडियन ओपिनियन एक अखबार था, उसी अखबार को निकाला गया था जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। उन्होंने 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी, इसलिए यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। फ्रेंड्स, इसमें आपको जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा कौन सा जो घटनाक्रम है वो कब जो है घटा है तभी आप बता सकते हैं। वैसे अगर हम दांडी मार्च की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को ये घटना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। साइमन कमीशन के आगमन की अगर हम बात करें तो 3 फरवरी 1928, मतलब 3 फरवरी 1928 को यह हुआ था। और अगर चौथे नंबर बात करें गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931
5 मार्च 1931 इनका था। तो इसमें पूछा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो यहाँ देख सकते हैं 31, 42 और 30। तो 28 को हुआ, 3 फरवरी 1928 को हुआ है। तो निश्चित रूप से साइमन कमीशन का जो आगमन है ये आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है तो वो आपका सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 28 का जो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हम बात करेंगे। 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश एक जारी किया गया था जिसकी शक्ति प्रदान की थी। यह अध्यादेश जो अधिकाधिक है 6 माह तक लागू हो सकता है। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो है आप शामिल कीजिए। हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, मास्टर अमीचंद, अरविंद घोष, जतिन दास मुखर्जी, राजगुरु। तो सबसे पहले यहाँ हम मिला लेंगे कौन सा किससे सही है, फिर हम नीचे जो दिया गया है उससे आपका ऑप्शन सही है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस की अगर बात करें तो इसके जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं, तो ए का आप मिलाएंगे 3 में। वहीं अगर बात करें लाहौर षड्यंत्र केस तो राजगुरु इससे संबंधित हैं, लाहौर षड्यंत्र केस तो बी का आपका 4 में मिलाना है। दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करें तो मास्टर अमीचंद्र हैं, सी का 1 हो जाएगा। और अली षड्यंत्र केस जो है वो ये अरविंद घोष हो गए, यानी डी का जो है वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप यहाँ सी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। महान अशोक किस वंश का संस्थापक था? मेवाड़, मौर्य, मुगल, पेशवा। तो 30 का अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अशोक महान जो है 273 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश का शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और अशोक जो है 273 ईसा पूर्व के लगभग राजा बना है। 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राजाभिषेक होता। अशोक के इतिहास में प्रसिद्ध होने वाला जो प्रधान है वो बौद्ध धर्म तथा उसका प्रचार किया था। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महान अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। तो ये फ्रेंड्स आज के जो 30 वीडियो थे उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में होंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।